अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो पहले हम जनरेटर को देख लेते हैं कि जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो चूँकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट टाइप और अल्टरनेटिंग टाइप, यानी करंट की दो किस्में होती हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ हम एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं। तो एसी जनरेटर फिर एक ऐसा डिवाइस हुआ जो मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। यानी एसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल। एसी जनरेटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इस लॉ के मुताबिक जब किसी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और इंड्यूस होने वाली ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस चैप्टर में इस लॉ को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ये एसी जनरेटर किन मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं उसमें से सबसे पहले आर्मेचर है। आर्मेचर असेंबली ऑफ कॉइल्स होती है, यानी ये नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं जो वाउंड होती हैं अराउंड एन आयरन सिलेंडर विच इज़ कैपेबल ऑफ रोटेटिंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ इस डायग्राम में जो हम इस केस को डिस्कस करेंगे, यहाँ एक ही कॉइल बल्कि एक कॉइल का एक ही लूप कंसिडर करेंगे, जिस तरह से आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो ओरिजिनली ये असेंबली ऑफ कॉइल्स होती हैं जिनको आर्मेचर कहते हैं। और दूसरा कंपोनेंट मैग्नेट होगा ऑब्वियसली, जिसने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देना है। और तीसरा मेन कंपोनेंट होता है स्लिप रिंग्स। ये कॉपर के रिंग्स हैं, कॉन्सेंट्रिक मेटल रिंग्स होते हैं ये, और ये इस कॉइल के दोनों एंड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, बल्कि ये वेल्डेड होते हैं उस कॉइल के एंड्स के साथ। कॉइल रोटेट करेगी तो ये रिंग्स भी रोटेट करेंगे। चौथा कंपोनेंट होता है कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रशेस इन रिंग्स के साथ हैं। इस रिंग के साथ भी ये कार्बन का ब्रश है, इस रिंग के साथ भी कार्बन का ब्रश है, और इनका फिजिकल कनेक्शन मौजूद है इन रिंग्स के साथ, लेकिन ये वेल्डेड नहीं है। ये स्लाइडिंग स्लिपिंग मोशन होती है इन स्लिप रिंग्स की। इन कार्बन के ब्रशेस के ऊपर स्लिप मोशन होगी, यानी फिजिकल कनेक्शन बरकरार रहेगा, लेकिन ये वेल्डेड नहीं होते आपस में। तो इनका फिजिकल कनेक्शन होने की वजह से ये करंट भी यहाँ से कंडक्ट कर सकती है, लेकिन ये इस कॉइल के साथ और इन रिंग्स के साथ ये कार्बन ब्रशेस रोटेट नहीं करेंगे। यहाँ मैकेनिकल सोर्स भी नेसेसरी होता है, क्योंकि हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए है इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाने के लिए। क्योंकि ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी तो इसमें इंडक्शन होगी, और वो हमें आउटपुट पर मिलेगी, और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरे लफ्ज़ों में जनरेट होगी। तो मैकेनिकल सोर्स चूँकि यहाँ नेसेसरी है, इसलिए समटाइम्स इसे जनरेटर के कंपोनेंट्स में शुमार किया जाता है। तो अब आते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होगी कि जब इस कॉइल को मैकेनिकल सोर्स की मदद से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया जाता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि कितना तेज़ी से इस कॉइल को यहाँ पर रोटेट करवाया जा रहा है। क्योंकि जितना तेज़ी से इसे रोटेट करवाया जा रहा होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ उसी रेशियो से ज़्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द रेट एट विच द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज चेंजेस। तो व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल to B, sides A, B and C, D are moving perpendicular to B.
यहाँ हम इसके कुछ स्पेशल केस देख रहे हैं। इस लाइन को समझने के लिए हमें ये येलो हाइलाइटेड पार्ट्स को देखना है। ये एक रोटेशन के दौरान कॉइल की मुख्तलिफ हालतें देखी जा सकती हैं यहाँ पर, कि यहाँ इस डायग्राम में और इस डायग्राम में प्लेन ऑफ द कॉइल तो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेफ़्ट से राइट है और ये प्लेन भी कॉइल की उनके पैरेलल है। लेकिन इस वक्त ये जो ए बी साइड है ये अंदर की तरफ जा रही होगी चूँकि एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रही है, और ये जो सी डी साइड है ये बाहर की तरफ आ रही होगी। तो ए बी और सी डी जो लेंथ्स हैं, साइड्स हैं, ये परपेंडिकुलर मूव कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसलिए जब ये दोनों साइड्स ए बी एंड सी डी आर मूविंग परपेंडिकुलर टू बी, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ यहाँ साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होगा और मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी इस केस में। यानी जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, उस वक्त उसकी साइड्स ए बी और सी डी चूँकि परपेंडिकुलर हैं इसलिए मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब इसका दूसरा स्पेशल केस देख लेते हैं कि व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू बी, साइड्स ए बी एंड सी डी आर मूविंग पैरेलल टू बी। और इस केस में चूँकि साइन 0 होगा या साइन 180 भी हो सकता है अगर आपने स्ट्रिक्टली इनको बयान करना है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो दोनों केसेस में चूँकि साइन 0 हो जाएगा लिहाजा ईएमएफ का फार्मूला हमें 0 देगा। फिजिकली भी इस केस में इंड्यूस ईएमएफ 0 होती है यानी मिनिमम होती है। इस केस को आप यहाँ पर इन 3 केसेस में, ये जो पिंक कलर के आपको दिखाए गए हैं यहाँ, यहाँ या यहाँ, इनमें आप देख सकते हैं कि इस केस में देखें तो ए बी यहाँ पर पहले प्लेन को देख लें तो प्लेन परपेंडिकुलर पड़ी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट साइड पे है, जबकि प्लेन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, अंदर बाहर इस तरह से पड़ी हुई है। तो इस वक्त इसकी जो साइड ए बी है ये अलोंग द फील्ड इस तरफ मूव कर रही है, और जो सी डी साइड है वो उसके अपोजिट मूव कर रही है। तो इस वजह से ए बी साइड उसके पैरेलल मूव कर रही है और सी डी साइड उसके एंटी पैरेलल मूव कर रही है। यहाँ देखें तो यहाँ ए बी एंटी पैरेलल होगी, सी डी उसके पैरेलल जा रही होगी। तो मतलब ये हुआ कि जहाँ पर प्लेन परपेंडिकुलर होती है वहाँ उसकी जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं या एंटी पैरेलल होती हैं। जनरली इसे पैरेलल ही बोल दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यही केस लिखा था कि EVBL साइन ऑफ 0 हो जाएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में मिनिमम होगी। तो पता ये चला कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल हो तो मैक्सिमम ईएमएफ होती है, जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर हो तो 0 ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो ये दो तो स्पेशल केस थे। इनके अलावा भी ड्यूरिंग रोटेशन मुख्तलिफ एंगल्स आएंगे बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से फिर मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड उस EMF के जनरेट होंगे ड्यूरिंग वन रोटेशन, और ये कम ज़्यादा भी होती रहेगी। यहाँ इसी चीज़ को समझाने के लिए आपको टॉप व्यू दिखाया गया है उस कॉइल का। तो कॉइल को टॉप से देखें तो AD इसकी साइड ऊपर है, ये दिखाई देगी। यहाँ AD साइड दिखाई गई है उसी ओरिएंटेशन के साथ। तो यहाँ हवाले के तौर पर जो इस्तेमाल होता है वो होती है साइड AB की वेलोसिटी। यानी AB की वेलोसिटी अगर देखें तो आपसे देखें तो ये A ऊपर हमें नज़र आ रहा है, B नीचे है। तो AB साइड की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड चूँकि नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो वेलोसिटी ऑफ साइड AB और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल थीटा होगा। तो ये एंगल इस्तेमाल होता है यहाँ पर मोशनल EMF वाले फार्मूला में। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ EMF फाइंड हो जाता है। डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, तो इसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मौजूद है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये हम पढ़ चुके हैं।
या इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए एक और रूल भी हमारे पास है कि हम फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड वाला फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी, इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम मोशनल ईएमएफ में इसी के ज़रिए हमने ये फाइंड किया था कि ए बी साइड में करंट अगर फ्लो करेगी, ए बी साइड को आप एक अलहदा कंडक्टर ले लें, सी डी को अलहदा कंडक्टर ले लें, तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उस फार्मूला एफ क्यू वी क्रॉस बी को इस्तेमाल करते हुए आप करंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो वो यहाँ से डाउन साइड आएगी, यहाँ से अप साइड जाएगी। तो जब आधा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा तो आधे चक्कर के बाद ए बी साइड इस साइड पे आ जाएगी, सी डी साइड राइट साइड पे चली जाएगी। तो अब सी डी ने अंदर की तरफ जाना है और ए बी ने बाहर की तरफ आना है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से जब हम देखेंगे तो इंडक्शन मैक्सिमम तो होगी, लेकिन अब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी। जब रोटेशन स्टार्ट हुई थी तो ए बी साइड में नीचे की तरफ करंट आई थी, सी डी साइड में ऊपर की तरफ करंट गई थी, लेकिन आधे चक्कर के बाद अब सी डी में करंट नीचे की तरफ आएगी और ए बी में करंट ऊपर की तरफ जाएगी। यानी आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन साइड ए बी ऑफ द कॉइल will be in the position previously occupied by CD and current direction is reversed। और इस तरह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो पहले A से B की तरफ आ रही थी, अब B से A की तरफ जाएगी। इसी तरह से पहले C से D की तरफ आ रही थी करंट, अब D से C की तरफ आएगी। तो thus direction of induced EMF and current changes every half revolution। हर आधे चक्कर के बाद डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ की चेंज हो जाएगी, और ना सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी बल्कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा इस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का। तो इस तरह से ये जो करंट इंड्यूस होती है वो डायरेक्शन भी रिवर्स करती रहती है और मैग्नीट्यूड भी उसका वेरी होता रहता है।